गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आउटसोर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे कि आउटसोर्सिंग ऑफ द सर्विस कौन कौन सी होती हैं। आउटसोर्सिंग ऑफ द सर्विस दो प्रकार की होती हैं बच्चों। एक होती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ कहते हैं जिसे हम। दूसरी होती है केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो आइए आउटसोर्सिंग के बारे में कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? व्यवसाय को, जो बिज़नेस है, अपने बिज़नेस को सही और अच्छे प्रकार से चलाने के लिए कुछ बिज़नेस एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। वो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि प्रोडक्शन करना, सेल्स और परचेज करना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, एडवर्टाइजमेंट करना, करस्पॉन्डिंग पत्र व्यवहार करना, ठीक है ना, और डेब्ट कलेक्टिंग सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है, आफ्टर सेलिंग सर्विस प्रोवाइड कराना। तो दीज आर द बिजनेस एक्टिविटीज हैज़ बीन डन बाय द सेल्फ और द आउटसोर्स। या तो इनमें से बहुत सी एक्टिविटी तो ऐसी होती हैं जो बिजनेसमैन अपने आप स्वयं भी कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन है, सेल्स है, परचेज है। ये एक्टिविटी तो पूरा करने के लिए जो है बिजनेसमैन स्वयं कैपेबल है, लेकिन कुछ सर्विस ऐसी होती हैं जिन्हें वो स्वयं नहीं कर सकता। तो इन्हें दो प्रकार से पूरा किया जा सकता है। कैसे? फुलफिलमेंट ऑफ द विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, या तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही वो पूरी की जाए, या फुलफिलमेंट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, या उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से लिया जाए। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए बच्चों, कि जैसे आपको अपने प्रोडक्ट का, कोई नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया तो उसका आपको एडवर्टाइजमेंट कराना है। तो उसका अगर आपको एडवर्टाइजमेंट दो प्रकार से हो सकता है। या तो आप अपने आप ही अपने संसाधनों से भी जो है उसका विज्ञापन करा सकते हो, एडवर्टाइजमेंट करा सकते हो, या फिर किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के माध्यम से भी आप जो है उसका एडवर्टाइजमेंट करा सकते हो। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोरियर सर्विस है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, डेब्ट कलेक्टिंग सर्विस है। तो ये आप जो है इस प्रकार से ये भी सर्विसें हो सकती हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन का स्वरूप जो होता है वो छोटा होता है तो ऑर्गेनाइजेशन इनको अपने जो है संसाधनों से ही पूरा करता है। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन का स्वरूप विस्तृत हो जाता है, बड़ा हो जाता है बच्चों, ऐसी कंडीशन में वो सारे काम स्वयं नहीं कर सकता। तो कुछ कार्य वो जो है किसको दे देता है? आउटसोर्सिंग को दे देता है, बाहर से कराने का प्रयत्न करता है। जैसे सपोज दैट हम अपने स्कूल का ही एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। सरस्वती विहार है, पहले जो है जब शुरुआत में जब स्कूल स्टार्ट हुआ था उस समय सिक्योरिटी सर्विस और जो आपकी जो है क्लीनिंग वगैरह की जो सर्विस है, ठीक है ना, स्वीपिंग, हाउसकीपिंग वगैरह है, ये सब जो है कॉलेज अपने संसाधनों से कराता था। लेकिन धीरे धीरे उसे ऐसा लगा कि वो शायद इन छोटे छोटे कामों में वो नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए उन्होंने उसको बाहर से कराना शुरू कर दिया। अब देखो, सिक्योरिटी सर्विस है वो जो है बाहर की है, हाउस कीपिंग है वो आउटसोर्स बाहर से पूरी कराई जा रही है। तो इस तरीके के कुछ काम होते हैं जिनको बाहर से कराना होता है। तो ये बच्चों इसका कॉन्सेप्ट है। तो देखो, मैनी एक्टिविटीज़ हैव टू बी परफॉर्म फॉर द सक्सेसफुली कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, लाइक प्रोडक्शन, बाइंग, सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, दैट एक्सेप्ट्राज। व्हेन द स्केल ऑफ द बिजनेस इज स्मॉल, जब बिजनेस का स्वरूप छोटा हो, द बिजनेस यूज्ड टू परफॉर्म दीज एक्टिविटी इजीली, अपने आप कर सकता है। हाउएवर विद द एनलार्जमेंट ऑफ द स्केल्स ऑफ बिजनेस, दिस जॉब हैज़ become tedious. Therefore, in order to overcome the difficult connected with the perform of many activities and to get the benefits of specialization, these services are now obtained from outside
ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग सर्विस और BPO, इसी को हम कहते हैं बिजनेस आउटसोर्सिंग सर्विस बच्चों। तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको कि BPO क्या होता है। अगर बिजनेस का स्वरूप छोटा है, स्मॉल स्केल पर अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, तो इन सारी एक्टिविटीज़ को हम अपने आप भी परफॉर्म कर सकते हैं। बट लेकिन किंतु परंतु यदि जो है ऑर्गेनाइजेशन का स्मॉल स्वरूप ना होकर के बड़ा स्वरूप, वाइडर स्वरूप हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो सारे वर्क को अच्छी तरह से अपने आप परफॉर्म नहीं कर सकता। इसलिए वो इन सेवाओं को, इन सर्विसेसों को बाहर से लेता है, और इसको बाहर से लेने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, BPO कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको बच्चों। अब इसके बाद में देखिए स्कोप ऑफ द आउटसोर्सिंग सर्विस। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, कॉन्ट्रैक्ट सेल्स, इन्फॉर्मेटिक्स, तो ये हैं नीड्स ऑफ द आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी बच्चों? तो नीड्स ऑफ द आउटसोर्सिंग में देखिए सबसे पहले है फोकस ऑफ अटेंशन, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू द ऑर्गेनाइजेशन टू कंसंट्रेट ऑन द मेन बिजनेस एक्टिविटीज। जब बिजनेस का स्मॉल स्वरूप होता था तब बच्चों हम आसानी से फोकस कर सकते थे हर एक सर्विस को, लेकिन जब बिजनेस का स्वरूप बड़ा हो गया तो ऐसी कंडीशन में हम जो है जो मेन एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस की उन्हीं पर कंसंट्रेशन अपना रखेंगे। बाकी की जो सर्विसेज होंगी वो हम बाहर से पूरा करेंगे। नेक्स्ट है क्विट ऑफ एक्सीलेंस। एक्सीलेंस इज अचीव्ड एज ऑर्गेनाइजेशन इज कॉन्सेंट्रेशंस और ऑन कोर बिजनेस। यानी कि जब बिजनेस की आवश्यकता, जैसी आवश्यकता होगी तो उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जितनी भी जो मेन जो एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस की, जैसे सेल्स है, परचेज है, प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर है, ये सब हम अपने आप करेंगे। बाकी की एक्टिविटीज़ को क्या करेंगे, क्विट कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन। बाहर से अगर हम उस सर्विस को करा लेते हैं और स्वयं उस सर्विस को करते हैं तो उसकी कॉस्ट में भी कुछ ना कुछ रिडक्शन आता है। तो ड्यू टू इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल एंड कंपनी टू whom work of outsourced provide quality work at less cost of organization doesn't have a invest in the related field। अच्छा, जब कोई कार्य हम बाहर की एजेंसी को देंगे तो वो उस कार्य को करने में एक्सपर्ट होगी, और एक्सपर्ट होगी तो वो कार्य को जल्दी भी कर लेगी, और उससे कारण उसकी कॉस्ट भी क्या होगी बच्चों, कम आ जाएगी। तो कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है इससे बच्चों। अगला ग्रोथ थ्रू अलायंस। मनी सेव्ड थ्रू आउटसोर्सिंग कैन बी यूटिलाइज्ड टू एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। और वहाँ से जो पैसे की बचत होगी, कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारे जो है सेविंग बढ़ेगी तो हम सेविंग का यूटिलाइज एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस को के लिए कर सकते हैं। फिलिप बूस्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे क्या है ना, बूस्ट इकोनॉमी सेव होती है तो उससे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो आउटसोर्सिंग प्रमोट्स एंटरप्राइजेज एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट इन द कंट्रीज फ्रॉम वेयर आउटसोर्सिंग इज डन। नेक्स्ट आता है कंसर्न ओवर आउटसोर्सिंग कॉन्फिडेंटली। आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ वाइटल इंफॉर्मेशन ऑफ द नॉलेज। देखो, जब हम किसी को बाहर से बिजनेस कराते हैं तो हमको उस पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस कंपनी को या जिस एजेंसी को हमने वर्क दिया है वो उसको अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली करेगी। स्वीट शॉपिंग। द फर्म विच आउटसोर्सेस देयर वर्क ट्राइज टू गेट बेनिफिट्स ऑफ लो कॉस्ट मैन पावर होस्ट कंट्रीज। तो अभी हम देखो, अभी हमने मान लो पहले हम हाउसकीपिंग से वर्क कराते थे तो उनको सैलरी भी देते थे, उनका EPF भी काटते थे, उनका सब
सारी फैसिलिटीज़ देते थे, खाने की भी फैसिलिटीज़ देते थे। अब यही काम हमने बाहर के लोगों को दे दिया, तो बाहर के लोगों को दे दिया तो वो वर्क भी अच्छा करेंगे और दूसरी बात कॉस्ट भी कम आएगी, हमें ईपीएफ नहीं देना होगा, जो एजेंसी होगी वो देगी। तो इस तरीके से भी ये भी बेनिफिट्स होता है। रिसेंटमेंट इन द होम कंट्रीज, आउटसोर्सिंग इनडायरेक्टली शिफ्टिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू अदर कंट्रीज। इससे क्या है, ग्रोथ होती है तो हम अदर कंट्रीज में भी बिजनेस कर सकते हैं। सो लोकल पॉपुलेशन ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मैंने बता ही दिया आपको। नीड्स ऑफ द बीपीओ, बीपीओ की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले ऑब्टेन गुड क्वालिटी सर्विस। इससे क्या है ना, अच्छी क्वालिटी की सेवाएं प्राप्त होती हैं। एक ही कंपनी को अनेक क्रियाएं, बहुत सी एक्टिविटीज़ करती है कि कंपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक जैसी करने के कारण यदि कोई कंपनी अपनी सभी एक्टिविटीज़ को स्वयं ही पूरा करने की कोशिश करती है तो प्रदान की जाने वाली सेवाओं की क्वालिटी पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। इस कठिनाई से बचने के लिए सेवाओं का बाह्यकरण, मतलब बिजनेस को, सर्विसेज को आउटसाइड से जो है बाहर से हम पूरा करते हैं। अवॉइडिंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन सर्विस। अवॉइडिंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ सर्विस का मतलब होता है बच्चों, सेवाओं को स्थायी विनियोग से बचना, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से बचना। यदि कोई कंपनी ये सेवाएं संगठन के अंदर से ही पूरा करती हैं तो उसे उसके लिए अलग अलग विभागों की स्थापना करनी पड़ेगी, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। और अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाएंगे तो इससे क्या होगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा आपका। और तो उस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से बचने के लिए बच्चों, ठीक है, इस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से बचने के लिए जो है हम इन सेवाओं को बाहर से ले लेते हैं, बाहर से उपलब्ध करा लेते हैं। अतः ऐसा न्याय संगत लगता है कि इन सेवाओं को कंपनी के बाहर से ही प्राप्त किया जाना चाहिए। इसलिए कंपनी क्या करती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से बचती है। स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस का मतलब क्या, व्यवसाय को सुविधापूर्वक ढंग से चलाना। तो देखो, इन सेवाओं को जब हम बाहर से लेते हैं तो बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, तो व्यवसाय को सुविधापूर्वक अच्छे तरीके से चलाने के लिए होती है। व्यवसाय का ध्यान अनेक छोटी छोटी एक्टिविटीज से हटकर जो मेन एक्टिविटी है उन पर ही कॉन्सेंट्रेशन रखना होता है। इससे पूरा व्यवसाय अच्छे तरीके से चलने लगता है। वही कह रहा है वो, आउटसोर्सिंग ऑफ द सर्विसेज needed in order to run the business smoothly. The attention of the business gets distracted from various small things and will be focused on the main activity. Main activities पर फोकस रहता है और जो है कोई भी ऐसा कार्य करने से बचा जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों, स्कोप ऑफ द बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस का आउटसोर्सिंग का क्या स्कोप है। तो देखो, ये स्कोप इस प्रकार है। इन मॉडर्न बिजनेस मैनी आउटसाइड सर्विस आर यूज्ड आउट ऑफ दीज एक्टिविटीज। द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट वन। फाइनेंशियल सर्विस। अब देखो, फाइनेंशियल सर्विसेज को भी बिजनेस में जो है बाहर से हम परचेज किया जा सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब होता है, इन्हें बाहर से क्यों लेते हैं हम, तो बाहर से लेने का मेन कारण होता है कि किसी न किसी रूप में कंपनी को वित्त प्रबंधन की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आवश्यकता तो पड़ती है। तो इसके लिए क्या है, दो तरीके की बातें हैं। एक फैक्टोरिंग फैसिलिटीज है, दूसरी मर्केंटाइज बैंकिंग सर्विस है। इसमें क्या है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट जो हम करते हैं का फाइनेंशियल अरेंजमेंट जो है एक मॉडर्न एक्टिविटीज़ है। इसके अंतर्गत फैक्टरिंग एजेंसी जो है
जो सेल्समैन होते हैं को उधार सेल्स, अग्रिम धन एडवांस रिसीव्ड करवाती हैं और डेटर्स को पेमेंट भी करती हैं, ठीक है ना, डेटर से पेमेंट भी कलेक्ट करती हैं और अन्य सेवाएं भी एजेंसी के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे कमीशन पर माल को बिकवाना, इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो दीज आर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। दूसरी मर्केंटाइज बैंकिंग एक्टिविटी क्या होती है, कुछ वर्ष पूर्व तक जो शेयर और डिवेंचर्स जो जारी करने होते थे, ठीक है, इशू जो करते थी कंपनी, उस कार्रवाई को वो स्वयं करनी पड़ती थी, उसको अब वो बाहर दूसरों को दे देती हैं। इस कार्रवाई में प्रोस्पेक्टस भी इशू करना पड़ता था हमको, एप्लीकेशन फॉर्म भी इनवाइट करने के लिए देने होते थे, फिर कंपनी को लिस्टेड कराना पड़ता था, ठीक है, अंडरराइटर्स को कमीशन देना होता था, मर्केंटाइज बैंक से अरेंजमेंट पैसे का फाइनेंस का किया जाता था, ठीक है ना। तो ये सारे काम अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूरे किए जाएंगे। तो ये है आपकी फाइनेंसिंग सर्विस। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। अब जब बिजनेस का स्वरूप छोटा है तो हम जो है आसानी से आसानी से एडवर्टाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब स्वरूप बड़ा हो जाता है तो हम इससे बचते हैं, क्योंकि अगर इस पर अगर फोकस करेंगे तो जो है हमारी अन्य एक्टिविटीज़, जो मेन एक्टिविटीज़ हैं, वो प्रभावित होंगी। तो उससे बचने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को दे देंगे। अगर हम स्वयं एडवर्टाइजमेंट कराएंगे तो बच्चों अच्छी तरह से अफेक्टिव नहीं होगा वो, लेकिन उसी को अगर एजेंसी से कराएंगे जिसका काम ही एडवर्टाइज करना है तो वो उसको और भी अच्छी तरह से करेगी बच्चों। नेक्स्ट आता है कुरियर सर्विस। कुरियर सर्विस भी सेम इसी में ही आती है। कुरियर सर्विस, दी सर्विस मीन्स डिलीवरिंग गुड्स, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, पार्सल्स फ्रॉम कंपनी टू कस्टमर एंड वाइस वर्सा। तो बच्चों कुरियर सर्विस जो पत्र व्यवहार है, जो कम्युनिकेशन का काम है, करस्पॉन्डिंग का काम है, पहले अगर छोटी बिजनेस का स्मॉल स्वरूप है तो आसानी से कर लेगा, लेकिन बड़ा स्वरूप है तो जो है इसको कुरियर सर्विस के माध्यम से भी पूरा कराया जा सकता है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, जैसे मान लो आपको कोई प्रोडक्ट सेल किया तो उसके बाद भी कंपनी क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। अब इस सर्विस प्रोवाइड को वो अपने पास से तो कर नहीं सकती, तो वो उसके लिए हायर कर लेती है अन्य एजेंसियों को, उसके माध्यम से वो उसको जो है कस्टमर सपोर्ट सर्विस देती है। दिस सर्विस मीन्स डिलीवरिंग ऑफ द गुड्स ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के घर तक माल पहुंचाना, एंड टू गिव सेलर गिव आफ्टर सेल सर्विस, ऑल्सो जनरली द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टीवी, फ्रिज, एसी एक्सेट्रा यूज दिस सर्विस इज नॉन एज द बीपीओ। तो आपने बच्चों बीपीओ के बारे में जान लिया कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होती है। इसके बाद में जैसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती है उसी प्रकार से नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी होती है बच्चों, केपीओ कहते हैं जिसे हम। केपीओ में क्या होता है बच्चों, केपीओ का मतलब होता है कि बिजनेस को सही तरीके से स्मूथली चलाने के लिए, न्यूनतम लागतों पर चलाने के लिए उच्च स्तरीय ज्ञान की आवश्यकता होती है, नॉलेज की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। यह बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का ही एक जो है स्वरूप है, बिजनेस और आउटसोर्सिंग की तरह ही है, जहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड जो सर्विसेज थी वो हम बाहर से लेते थे। यहाँ बिजनेस के अंदर जो है, जो ज्ञान से रिलेटेड हैं, जो नॉलेज से रिलेटेड हैं, उनको हम बाहर से लेते हैं। बीपीओ के अंतर्गत किसी समस्या को हल करने का पूर्व निर्धारण मार्ग दिया होता था, लेकिन नॉलेज के अंतर्गत अंतिम निर्णय तक पहुंचने का कोई पूर्व निर्धारित मार्ग नहीं होता था, बल्कि यह संबंधित व्यक्ति से स्वयं ही विकसित करना पड़ता था। तो बिजनेस प्रोसेस का क्षेत्र जो है, स्कोप जो है, जॉब प्राप्त करने के लिए नॉलेज तथा जो है फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग की ज़रूरत होती है। दूसरी ओर केपीओ के अंतर्गत एटीट्यूड,
एक्सपीरियंस आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए केपीओ और बीपीओ में डिफरेंस देखते हैं बच्चों, क्या डिफरेंस है। तो मैं समझता हूँ केपीओ समझ में आ गया। केपीओ रेफर्स टू ऑब्टेनिंग हाई एंड नॉलेज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली। बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए जो है नॉलेज को हम बाहर से ले लेते हैं। एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर्स अनलाइक कन्वेंशियल बीपीओ वेयर द focus is on process expertise in knowledge. The focus is on knowledge expertise. Need of KPO की नीड क्यों हुई हमें, तो वो भी देख लीजिए। इन टूडेज कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट फोकस इज द कॉन्सनट्रेट ऑन द कोर स्पेशलाइजेशन एरिया and outsource the rest of the activities. Many companies have come to realize that by outsourcing of the non-case activity, not only costs are minimized and efficiency improved by the total business improved because the focus shifts to key grow area of the business. Feature of the KPO के कुछ फीचर्स भी हैं। इट इज़ अपवर्ड शिफ्ट ऑफ बीपीओ की ओर अपवर्ड कराता है। इट फोकस्ड ऑन नॉलेज एक्सपीरियंस इंस्टीड ऑफ प्रोसेस एक्सपीरियंस। तो ये जो है नॉलेज केपीओ जो है फोकस टू द नॉलेज पर फोकस करती है। इट प्रोवाइड्स ऑल नॉन कैश एक्टिविटी में के लिए होती है। इट हैज़ टू प्री डिटरमाइन प्रोसेस टू रीच ऑफ द कंक्लूजन। इट्स रेफर्स टू अल्टरनेटिव्स कैरियर पाथ्स फॉर द एजुकेशन। अब स्कोप ऑफ द केपीओ सर्विसेज कोविड केपीओ रिसर्च एंड टेक्निक एनालिसिस यूज होती है इसमें। बिजनेस एंड टेक्निकल एनालिसिस का यूज होता है। बिजनेस एंड मार्केट रिसर्च और एनिमेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। अब तो ये बच्चों केपीओ और बीपीओ आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद में ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम। ऑटोमेटिक टेलर मशीन क्या होती है? सबसे पहले देखिए, इससे पहले ऑटोमेटिक टेलर मशीन से पहले एक स्मार्ट कार्ड के बारे में जानते हैं। स्मार्ट कार्ड क्या होता है? स्मार्ट कार्ड इज अ पॉकेट साइज कार्ड दैट कंटेन्स एन एम्बेडेड कंप्यूटर चिप। इसमें एक जो है एम्बेडेड जो है कंप्यूटर चिप लगी होती है। एक ऐसी चिप बनाई जाती है जिसके अंदर आपका सारा डाटा फीड होता है। आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, आपका जो है सिग्नेचर्स, आपके जो है स्कैनिंग, पूरी इसके अंदर स्मार्ट कार्ड के अंदर होती है। अब इस स्मार्ट कार्ड के माध्यम से हम जो है कहीं पर भी किसी भी प्रकार का ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। यूटिलिटी क्या होती है? स्मार्ट कार्ड कैन बी स्टोर एंड प्रोसेस लॉट्स ऑफ द डाटा। दे प्रोवाइड सिक्योरिटी एज कैन बी यूज्ड बाय यूजिंग यूनिक पिन नंबर ओनली। तो आपको जब स्मार्ट कार्ड मिलता है तो एक पिन नंबर बैंक देती है जो कि बिल्कुल हिडन रूप से होता है, और आप उसको जाकर के किसी भी एटीएम पर जाकर के उसको डाल सकते हो। उसको डालने के बाद में फिर आप उस पिन नंबर को चेंज भी कर सकते हो। चेंज करने के बाद में इससे क्या होगा? आपकी सिक्योरिटी बनी रहेगी। सपोज दैट बैंक वालों ने अगर वो देख भी लिया होगा किसी कारण से, तो वो आपने पिन नंबर चेंज कर दिया तो वो उन बैंक वालों को पता नहीं होगा। तो स्मार्ट कार्ड मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी, डाटा उसमें स्टोर होता है बच्चों,
फॉर बैंकिंग एंड रिटेल वहाँ भी यूज कर सकते हैं। कैन रिप्लेस पेपर, नोट टू पेमेंट कैन बी डन, मतलब पेपर वर्क की भी कमी हो जाती है इससे। ठीक है, अब एटीएम के बारे में जानते हैं। एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये एक ऐसी मशीन होती है बच्चों जिससे आप 24 आवर्स कभी भी किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, एक पैसे निकालने की, विड्रॉल करने की भी होती है, और पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हो आप इसके माध्यम से। तो इसके माध्यम से आप पैसा कैसे डिपॉजिट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो स्मार्ट कार्ड मिला है वो स्मार्ट कार्ड आप एटीएम मशीन में डालेंगे। डालते ही उसमें स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स आएंगे बच्चों, तो जो भी वर्ड्स आएंगे उन, जैसे बैंकिंग सर्विस है, विड्रॉल है, पिन चेंज है, इस तरीके का ऑप्शन दिखाएगा। तो आपको विड्रॉल करना है तो आप विड्रॉल पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में ऑप्शन आएगा, वो आपसे पिन नंबर मांगेगा। पिन नंबर आप जैसे ही डालोगे तो कितना पैसा निकालना चाह रहे हो आप, वो पैसा के बारे में आएगा। फिर आप उसमें पैसे भर दोगे, पैसे डाल दोगे। जैसे सपोज दैट आपको 5,000 रुपये निकालने हैं तो 5,000 रुपीज़ आप उसमें लिख दोगे। उसके बाद में उसे एंटर करोगे। एंटर करने के बाद में ऑप्शन आएगा कि आप जो है फास्ट चाहते हो या वैसे चाहते हो, फिर उस पर क्लिक कर दोगे। फिर ऑप्शन आएगा कि आप स्लिप चाहते हो, मतलब एक जो स्लिप आती है उसमें जितने पैसे निकाल रहे हो वो स्लिप लेना चाह रहे हो या नहीं। तो फिर अगर आप उस लेना चाह रहे हो तो यस करोगे, नहीं लेना चाह रहे हो तो नोट कर दोगे। फिर उसके बाद में जस्ट 10 और 5 सेकंड आपकी मशीन प्रोसेस करने लगेगी और आपको पैसा निकाल करके दे देगी। तो इस तरीके से बच्चों जो एटीएम मशीन का यूज़ होता है। तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा आपको एटीएम मशीन के बारे में। 24 आवर्स हम जो है कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो इसी के साथ साथ बच्चों ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों।